नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि पूरे परीक्षा के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो अब हम करने जा रहे हैं मैथ स्टैंडर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो देखिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके आसपास के क्वेश्चंस जो आएंगे, तो आप ये भी पूछा सकते हैं, उसके आसपास के मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और उसको अटेम्प्ट करना है। ओके बेटा, तो बेसिकली मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप ना जब आप उसको करें ना तो आप पास हो जाएं। बिकॉज बट ऑब्वियसली पूरा परीक्षा का मतलब ये है कि हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए फर्स्ट एग्जाम में, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग फॉर द अनदर एग्जाम। ओके, so now our main aim is to crack the exam, to pass the exam. Okay, तो इसके लिए हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, बोर्ड के एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके जो लेवल होता है पेपर का, उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन से। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, find the root of the following quadratic equation by the factorization। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका रूट निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है रूट 2x² plus 7x plus 5 root 2 equals to 0। ओके, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम लोग किस तरीके से करते हैं बेटा, हम लोग जो है वो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखना, तो रूट 2 और 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 5 का तो 5 ही आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 से कितना होता है 10। ओके, हमें मिडिल में क्या चाहिए बेटा, 7। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 2 10 ही होता है, और 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 मिलेगा ना। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्लियर होता है कि ये जो मिडिल टर्म है ये 5 और 2 के फैक्टर से मिलकर बन रहा है। कैसे लिखेंगे हम लोग बेटा जी यहाँ पर, सो ये एज इट इज आ जाएगा रूट 2x² प्लस, अब जो हमने फैक्टर डिसाइड किया 5 और 2, 5 ग्रेटर नंबर है तो इसको लिखेंगे हम लोग 5x, 7 चाहिए फिर प्लस रूट 2 प्लस 2x, और फिर लास्ट में ये वाला एज इट इज आएगा प्लस की साइन के साथ, जो कि साइन क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है बच्चा, तो आपने देखिए कि किस तरीके से स्प्लिटिंग हुआ। आपने देखा किस तरीके से 7 को स्प्लिट कर दिया 5 और 2 के फॉर्म में, है ना। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ही लगा सकते हो। ओके, याद करना, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो भी आंसर आता है उसके फैक्टर्स निकालते हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फैक्टर हमें मिडिल टर्म देगा। ठीक है बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब तो कुछ है नहीं, 4 टर्म आ गए, ये 2 का ग्रुप बनेगा और ये 2 का ग्रुप बनेगा। ओके, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे 5, कुछ कॉमन तो है नहीं, x और x कॉमन है तो x कॉमन निकाल दिया, क्या रहा रूट 2x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी है ना, यहाँ पे आप लोग x तो यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं, क्या निकाले 5 तो है नहीं कॉमन, ये 2 और रूट 2 है, क्या निकाले। तो देखो बेटा सुनना ध्यान से, ये जो रूट 2 है इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकती हूँ ना, पता ही ना रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। तो अब आपको दिखा यहाँ पे भी एक रूट है, यहाँ पे भी रूट 2 है, कॉमन निकल गया हमारा। जी हाँ, ये रूट 2 कॉमन निकल गया। क्या बचा हमारे पास, अब ये 2 को 2 बार रूट 2 लिखा था तो एक बाहर आ गया, तो एक अंदर रहेगा। इसके साथ क्या है, x है प्लस क्या हो गया 5 इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास ब्रैकेट क्या आया, रूट 2x प्लस 5 एक और x प्लस रूट 2 दूसरा। ठीक है, जो बाहर के नंबर्स थे, ठीक है, जो बाहर के नंबर्स थे उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, और जो अंदर वाले थे 2 बार उसको हमने एक ही बार में कॉमन निकाल दिया। अब इक्वेट कर लेते हैं 0 के साथ, तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें x अकेला करना है तो पहले 5 को वहां पे लेके जाओ, -5 प्लस का -5 और रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो एक फैक्टर आ गया -5 अपॉन रूट 2। दूसरा यहाँ पे 5 x के साथ कोई नंबर है नहीं, दूसरे बेसिकली आप
इक्वल टू में लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस। ठीक है बेटा, आगे आंसर। तो आपके फैक्टर्स बन गए -5/√2 और -1। डन, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। क्या है हमारे पास 100x² -20x + 1 = 0। ठीक है, तरीका वही सेम, कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। नाउ वी नो 100 * 1 तो 100 ही आता है ना। अभी 100 में हमें 20 चाहिए, तो 100 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 100 का टेबल क्या बनता है, एक बनेगा 50 × 2, ठीक है, एक बनेगा हमारे पास 100 है ना, ओके 10 × 10, हाँ बन गया ना। देखो 10 × 10, 10 + 10 क्या होगा 20, आ गया हमारे पास 20। ठीक है, आ गया, क्लियर, ओके, तो बस ठीक है, आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो 100x² एज इट इज लिखेंगे, माइनस, अभी तो दोनों फैक्टर सेम ही है, तो 10x। अब आपको पता है हमने क्या बोला 10 + 10 20, तो बच्चे क्या कर लोगे, आपको क्या करना है, बीच में प्लस लगा दोगे। नहीं, ऐसे नहीं लगाना होता है। ठीक है, पहले में मैंने नहीं बताया, मेरे को जरूरत नहीं थी, और बता रही हूँ मैं आपको। जो ये साइन है, ये साइन एज इट इज यहाँ पे आई, ठीक है, 10x लिखा हमने। अब ये वाली दोनों साइन को मर्ज कर लो, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा। फिर दूसरा लिखोगे, अरे मैम 10 - 10 तो 0 होगा, 20 कैसे आया। अरे बेटा आप देखो, ये -10 है, -10 है, -10 क्या होगा, -20 होगा ना, आ गया -20। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म है +1 वो एज इट इज आ गया। तो अभी हमारे पास बन गए 4 फैक्टर्स, एक ये बन गया और एक ये बन गया। क्या कॉमन निकल सकता है, 10x कॉमन निकल सकता है, क्या बचेगा 10x - 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन निकालेंगे, 10x बाहर है माइनस की साइन, तो माइनस प्लस -1। कभी समझ में नहीं आया तो याद करना, 99% बच्चों का ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये सही होता है, ये वाला गलत हो जाता है। तो आपका ये वाला ब्रैकेट ही आपका ये वाला होना चाहिए। कभी समझ में नहीं आया ना कि साइन का, क्योंकि आप क्या करोगे ना 10x + 1 लिख दोगे, वो यहाँ साइन दो अलग अलग आ गई, तो ये वाली साइन सही रहेगी। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ब्रैकेट 10x - 1, दूसरा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा 10x - 1 ही रहेगा। ठीक है, सो 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, दोबारा है ना। ओके, अब x को अकेला करना तो पहले 1 को यहाँ पे लेके जाओ, 1 तो माइनस का +1 हो गया, और ये 10 नीचे लेके जाओगे अपॉन में, ये भी सेम ही आंसर रहेगा हमारा। तो x के दोनों वैल्यूज क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है बेटा, ओके। देखो मैं आपको वही समझ करवा रही हूँ जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछेंगे, ठीक है, तो उस तरीके से प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं। ये वाले सम कर इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा स्टैंडर्ड में, और टेंशन मत लीजिएगा, इसके लिए अच्छे से इनको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिगो का क्वेश्चन। sin 30 + tan 45 - cos 60। चलो पहले इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए पहले हम इसको लिख देते हैं, sin 30 + tan 45 - cos 60 अपॉन sec 30 cos 60 cot 45। चलो वैल्यूज लिख देते हैं। sin 30 क्या होता है 1/2, tan 45 क्या होता है 1, cos 60 मतलब कि tan का 30 होगा, और वो कितना होता है 1/2, cos 60 है ना, हाँ ठीक है। अच्छा cosec है तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3।
सेक 30, सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 होगा 1/2 माइनस कॉट 45 दैट इज 1। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप देखो ना, तो काटना नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अच्छा ये तो सीन क्या काट लेते हैं, साइन का डिफरेंस यहाँ पे 1 प्लस में, 1 माइनस में है, 2/√3 माइनस में, 2/√3 प्लस में, जैसे काट नहीं सकते हो आप, ठीक है, तो वो चीज को क्लियर आउट कर लेना प्लीज बेटा। तो अब हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब होता है, हम 10th में आ गए तो हमें एलसीएम का मतलब ऐसा है कि अपॉन वाले नंबर्स जो हैं वो आपस में हर जगह पे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे अपॉन में 2 है, यहाँ पे √3 है, तो एलसीएम क्या निकलेगा 2√3। ठीक है, चलो समझना में ध्यान से ना। अब यहाँ पे अपॉन में 2 है, मुझे क्या चाहिए 2√3, 2 तो है, तो क्या क्या चीज नहीं है, √3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी √3 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो नीचे भी किया तो ऊपर भी किया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि पूरा का पूरा √3 नीचे और ऊपर भी 2√3 माइनस 2 अपॉन √3, यहाँ पे √3 है पर 2 नहीं है, तो क्या मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से एलसीएम निकालना होता है। ठीक है बेटा, सेम चीज नीचे भी करोगे, 2/√3 है तो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2√3 चाहिए, 1/2 है, √3 नहीं है तो √3 मल्टीप्लाई किया, माइनस सिर्फ 1 है तो क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा का पूरा 2√3। ठीक है, डन। चलो कंटिन्यू करते हैं ना। अब पूरा सेम है हमारे पास 2√3 2√3 2√3। ठीक है, तो ऊपर क्या है √3 प्लस 2√3। ठीक है ना, 1 into 2√3 is √3, 1 into 2√3 is 2√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन सबका सेम है इसलिए कॉमन एलसीएम लिख देती हूँ 2√3। चलिए नीचे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 into √3 माइनस 2√3 होल अपॉन यहाँ पे देखो 3√2 2√3 मतलब सेम ही है 2√3, ये भी 2√3। ठीक है, ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 माइनस 2√3। ओके, अब देखो बेटा √3 प्लस 2√3 कितना होगा 3√3 होगा, ये √3 का कोई भी नंबर नहीं है तो 1 सपोज कर लेते हैं, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3√3 माइनस 2 अपॉन 4, यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 √3 को सिर्फ √3 लिख दूं। ठीक है, क्लियर। अब देखो अपॉन में हम लोगों को, ओके, अपॉन में हम लोगों को इरेशनल नंबर रखना अलाउड नहीं है। ठीक है, मैथ्स की भाषा में इसको अपशगुन माना जाता है, इसके लिए हमें इसको करना होगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला है 4 माइनस √3, इसका खाली साइन चेंज करके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ लिख देना होता है ना, ये जो 9th में सीखा था। ओके, अब ये दोनों ऊपर के ब्रैकेट्स अलग अलग हैं, तो क्या हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3। अच्छा, अब नीचे का आपको बताइए, नीचे एक ही फॉर्मूला बनता है a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या लिख दोगे 4, b स्क्वायर मतलब कि √3 स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे देखो, अब ऊपर में तो कोई फॉर्मूला लगने वाला है नहीं हमारा, ठीक है, ऊपर में तो कोई फॉर्मूला लगने वाला है नहीं, तो क्या कर लेते हैं हम लोग सिंपल ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3
√3 के साथ पूरा ब्रैकेट 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई में लिख दो -4 प्लस √3 मल्टीप्लाई में लिख दो। अपॉन में क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 करें मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 4 12 √3 एज इट इज। अब यहाँ पे √3 है तो √3 into √3 3, समझना मेरे पॉइंट को। √3 into √3 3 और इसके साथ क्या है 3, तो कितना हो गया 9। बात समझ में आई? यहीं पे आप लोग ना मिस्टेक कर देते हो, देखो समझना। मुझे √3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के बाद वाला जो √3 उसके साथ, तो √3 into √3 क्या हो गया 3 हो गया, और इसके साथ 3 है तो 3 3 से क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 4 4 जा 16 माइनस की साइन है 16 प्लस माइनस प्लस माइनस 4 into √3 4 √3 16 minus 3 is 13। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का चलो ना आगे। ओके ना 12 √3 minus 4 √3 12 minus 4 कितना होगा 8 √3 प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7 ना, -7 होल अपॉन 30। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर आया समझ में अच्छे से? बस इस तरीके को सॉल्व करते जाना है। ओके चलिए चले ना आगे ना। In a frequency distribution L is 40, F1 50, F0 27, F2 28, H10। फाइंड मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है Z प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये फॉर्मूला होता है ना, बस लगा देना, ये तो सिंपल सी बात है। L क्या है 40, F1 क्या है 50 माइनस F0 27, 2 into 50 minus F0 27 minus F2 28 multiply by H, that is 10। 40 plus चलो 50 में से 27 गए, 50 में से 30 गए कितने 20, ठीक है, 3 ज्यादा माइनस करें 23। ओके 25 2 50 is 100 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 27 प्लस 28 कितना होगा 55, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 10, 40 प्लस 23 into 10 अपॉन 100 से 55 गया, 100 में 50 गया, 50 बचा, 50 में से और 50 में और 5 निकालो तो 33 45, ठीक है। So Z is equals to 40 plus 230 upon 45। क्या करेंगे 5 की टेबल 5 9 जा 5 4 जा 23 कैरी 36 है, ठीक है ना। ओके और तो कुछ होगा नहीं, तो 46 डिवाइड बाय 9, 46 को 9 से 9 5 जा 45 1 0, ठीक है, 9 1 जा 9 1 0 चलता जाएगा, तो 5.11, तो 40 प्लस 5.11, तो 40 प्लस 5 कितना हो गया 45.11, तो मोड कितना आया 45.11, ठीक है बेटा, क्लियर ना। इसमें कोई डाउट तो हुआ नहीं होगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू सारी दी हुई थी और कुछ नहीं इसका। ओके आगे देखते हैं। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled। टोटल कार्ड्स कितने बोले हैं इन लोगों ने 5 कार्ड्स, जबकि प्रोबेबिलिटी याद है तो टोटल पहले लिख देगा।
टोटल कार्ड्स कितने हैं 5, ठीक है। वेल शफल्ड है, चलो। वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो है वो क्वीन है। अब क्वीन कितनी बार है, एक ही बार है पूरे कार्ड में। कार्ड इज क्वीन कितनी बार है, एक ही बार है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes। एक बार फॉर्मूला लिखना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेरिएबल कितना है, एक ही है, टोटल कितना है 5, ठीक है। तो रानी आने के चांसेस कितने हैं 1/5। और आगे क्या बोल रहा है आपको, if the queen is drawn and put aside, ठीक है, वो रानी निकली, उसको साइड में रख दिया। What is the probability that the second card picked up is an ace and a queen? चलो इसमें दो हैं। अब सबसे पहली बात, क्वीन को निकाला और उसको साइड में रख दिया, तो टोटल कार्ड जो है वो अभी 4 हो जाएंगे, क्योंकि क्वीन को निकाला इसको साइड में रख दिया। तो अब जो हमारे पास शफल कार्ड्स है वो कितने हो गए, 4 हो गए ना। बच्चे हम स्टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए आप मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि मैं बता रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे भी टोटल कार्ड्स कितने हो गए आपके, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी एन एस। अब देखो टिक्का एक ही अपने पास, तो इसके लिए 1 आ गया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी is 1/4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, अ क्वीन, क्या निकालना है हमको, रानी निकालनी है। पर रानी तो है ही नहीं ना, क्योंकि रानी एक ही थी और वो तो हमने पहले में निकाल के साइड में छोड़ दिया। अब दूसरी बार तो रानी है ही नहीं, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल है ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सी is 0/4, that is 0, ठीक है बेटा, डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो गुड पेन्स कितनी है 132, और डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 12। टोटल पेन्स कितनी हो गई हमारे पास 144, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट, ठीक है। तो सिर्फ देखकर तो हमें पता चलेगा नहीं कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं है। सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। इतना आसान, ठीक है। अब आप एक पेन निकाल रहे हो तो आपको ये बताना है कि वो अच्छी पेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो बस ठीक है, जो इवेंट आया, ओके, वी हैव टू पिक आउट द गुड वन। अब टोटल गुड पेन्स कितनी है 132, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल कितना है हमारे पास 132 है, टोटल कितना है 144। कटिंग शूटिंग कर लेते हैं, 272 जा 2 6 जा 1 जा 6 जा, ओके। 2 3 जा 6, 1 carry 36, 2 33 जा 3 12 जा 3 11 जा, बस खत्म ना, दैट इज 11/12। अब अगर हमें रिड्यूस करना होता है, हाँ बेशक करना होता है, मार्क्स कटेंगे, हाँ कटेंगे, ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो A31 निकालना है हमें, whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म 38 है
एंड 16th टर्म 73 और 16th टर्म जो है वो 73 है, ठीक है ना? ओके कर लेते हैं। देखो बेटा एपी में ना एक चीज तुम याद करना, एपी के अंदर अगर आपको मार्क्स चाहिए ना तो उसके लिए आपका एक ही टारगेट होना चाहिए और वो है कि सबसे पहले आपके पास ए और डी होना चाहिए हाथ में। अगर ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस आपके पास है तो आप एपी के कोई भी सम है ना उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो अब जैसे हमें पूछा गया है कि A31 निकालो, तो 31 टर्म के लिए मुझे ए और डी की जरूरत है, ए और डी तो है नहीं, तो जो क्लू दिए हुए है ना हम उसमें से ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब ये A11 जो है, ओके, ये A11 जो है वो हमें 38 दिया हुआ है। ये A11 को मैं A प्लस 10 लिख दूं, मैं हर बार बच्चों को बताती हूँ, आपको भी मुझसे बता रहा आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो कोई भी टर्म हो ना बेटा, कोई भी टर्म तो उसको आगे तो ए लिख दोगे, उसमें से एक नंबर कम कर दो तो कितने हो गए 12, डी उतने लिख दो, ठीक है? जैसे 54 हो तो क्या हो जाएगा a प्लस 53, कितना समझ में आ गया? ठीक है, तो जो भी टर्म यहाँ पे दिया हुआ है उससे एक नंबर कम करके डी के साथ लिख दो और आगे ए तो लिखना ही कंपल्सरी, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं A16 लिख देती हूँ। A16 कितना है 73, तो क्या लिख दूं मैं A प्लस बोलो बोलो 15 लिख दो, शाबाश, ठीक है? अब ये दो आ गए, एलिमिनेट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 तो सीखा ही हम लोगों ने। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, A प्लस 10B इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू 38 और A प्लस 15B इज इक्वल्स टू 73, ठीक है? एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करनी होगी, साइन चेंज कर दी सबकी, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? इसको छुपा देते हैं हम लोग ये वाली साइन को, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गए 5 और 15 इज ग्रेटर नंबर, उसकी साइन क्या है माइनस की, तो क्या लिखेंगे -5। 73 में से 38 जाएगा हमारा, ओके? तो कितना बचेगा 5 35, ओके? कितना है 35 माइनस 35 बिकॉज 73 साइन माइनस है, अब हमने प्लस की है पर आपने साइन चेंज की उसको देखना होता है, ठीक है? सो क्या हो गया d इज इक्वल्स टू -35 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 7 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है? डन। अब ये d की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन उठा लो आप उस पे डाल दो, जैसे कि a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 10 d की जगह पे 7 is equals to 38, a plus 7t is equals to 38, a is equals to 38 minus 70, चलो 70 में से 38 मतलब 40 गए, 30 बचे जो मैंने एक्स्ट्रा काट लिए थे, जोड़ लेके 32, ठीक है? कितना आया -32। तो चलो मेरे पास ब्रह्मास्त्र मिल गए ए और डी के, क्या निकालना है अपने को A31, ओके? लगा देते हैं। सो A31 को हम लोग A प्लस 30 लिख सकते हैं ना? जी हाँ। A कितना आया -32, 30D कितना आया है 7, सो -32 प्लस 210, सो 210 में से 32 गए 8 7 1, ठीक है? कितना आया 178, डन, क्लियर? ओके चलिए आगे। Now next question, find the area of the rhombus if the vertices are, okay, taken in order। देखिए रोम्बस का शेप है हमारे पास, है
अभी रॉम्बस आया, ठीक है, इसका एरिया में निकालना है, इसके वर्टाइस लिखना है, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी और डी, टेकन इन ऑर्डर। तो 3,0 ए को ले लिया, बी है 4,5, सी आया हमारे पास -1,4 और डी आया -2, ठीक है ना। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ना रॉम्बस का एक ही है, दैट इज हाफ इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, ठीक है। तो जैसे कि ये डायगोनल हो गया AC, ये हो गया हमारा डायगोनल 1 और ये हो गया हमारा डायगोनल 2। और बेटा जी सबसे पहले हमें ये डायगोनल्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, एक्सक्लूड कर नहीं सकते हैं। अब डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, बस वही चीज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डायगोनल 1 दैट इज AC। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हम लोग को यहाँ पर, बोलो बोलो, इस फॉर्मूला में हम लोग को अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है ना। चलो पॉइंट को समझना भी, अब जैसे ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। x2 minus x1, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 होल स्क्वायर, ओके, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 तो 4 ही रहेगा ना, ठीक है। -1 -3 -4 -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना आ गया 32, 32 को हम लोग 32 को हम लोग सॉरी 16 into 2 लिख सकते हैं ना, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो क्या हो जाएगा 4 रूट, तो डायगोनल 1 की जो मेरी वैल्यू आ गई वो आ गई 4 रूट, ठीक है क्लियर। अब इस तरीके से हम करेंगे आगे, नेक्स्ट कौन सा डायगोनल 2, ओके। अब BD ये हो गया x1 y1 और इसको हम ले लेते हैं x2 y2, ठीक है ना क्लियर। चलिए तो x2 minus x1 -2 -4 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 कितना है -1 और y1 कितना है 5, तो y2 कितना है -1 और y1 कितना है 5, -1 -5 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया अभी -2 -4 -6 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर, कितना हो गया 12 प्लस 12 सॉरी 36 है ना, 12 आंसर है, ओके। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36, इसको 36 प्लस 36 को 2 into 36 लिख सकते हैं, 36 में 6 34 का स्क्वायर है तो 1 के क्या हो गया 6 6 रूट 2, ठीक है। ये आ गया आपका डायगोनल 2, डन क्लियर। चलो तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, हाँ डायगोनल 1 की वैल्यू क्या आ गई 4 रूट 2 और डायगोनल 2 की वैल्यू क्या आ गई 6 रूट 2, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है 2 अब देखो ये क्या बचा 2, ये क्या आया रूट 2 6 और ये क्या आया रूट 2,
2 6 12 √2 into √2 2 कितना आया 24 डन। इस तरीके से आपको करना होता है। तो फॉर्मूला जब आपके पास पता नहीं कि फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला में जो मिसिंग टर्म से पहले वो निकालने हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन लगता है, डिस्टेंस लगता है, वो देखकर फिर आपको सॉल्व करना है। ओके क्लियर ना? अच्छे से एक बार थोड़ा सा ऐसा लगे तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए। अच्छा मैंने स्पेस ली थी ना, मुझे लगा लंबा सा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if q 0,1 is equidistant from p and r, find the value of x। 19 अब यहाँ पे आपके पास c है 5,-3 और r है x,6 और q इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि इक्वल, मतलब मिड पॉइंट जैसा हो गया ये, मतलब ये दोनों जो लाइन है वो सेम हो जाएंगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ठीक है तो अभी हम लोगों को बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करें हम लोग, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम वाला, मिड पॉइंट वाला नॉट थ्योरम। नाउ सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर, Q 0,1 मिड पॉइंट का क्या होता है x2 प्लस x1 होल अपॉन 2 y2 प्लस y1 होल अपॉन 2। ठीक है ना, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है ना, ना x2 कितना है x, x1 कितना है 5 होल अपॉन 2 कम y2 कितना है 6, y1 कितना है -3 होल अपॉन, अलग से जरूरी नहीं थी। और ये क्या हो गया 0,1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x कहाँ पे दिख रहा है आपको, x कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला x दिख रहा है, कॉमा के आगे वाला, यहाँ पे कॉमा करके क्या है 0 है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 होल अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई कर दो तो 0 into 2 is equals to x plus 5, 0 2 जा 0, 0 is equals to x plus 5, ये 5 यहाँ पे आएगा तो -5 is equals to x, x की वैल्यू क्या आ गई -5। ठीक है और ना x की वैल्यू क्यों निकल गई हमारी, तो बोला है कि डिस्टेंस निकालो QR और PR। QR, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर, ये Q और ये R, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और R का है 6 x या -5 -5,6। ठीक अब डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग QR के लिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है ये हुआ, दिख रहा है ना। ठीक x2 क्या है मेरे पास -5, x1 क्या है 0, y2 क्या है 6, y1 क्या है 1, -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 25 प्लस 25 25 प्लस 25 दो बार आया तो 2 into 25 लिख सकते हैं।
25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्यू आर का डिस्टेंस। दूसरे टेबल निकालने के लिए पी आर स्पेस लिखिए ना, ये बी और ये आर, देखें तो वैल्यूज क्या थी। पी की वैल्यू 5 -3, और यहाँ पे था -5,6, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, x2 that is -5, x1 that is -5, y2 6 -3। जब दो बार साइन आती है माइनस तो एक ब्रैकेट में दे रहा है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। -5 -10 6 माइनस प्लस -10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, और ये क्या हो गया 9, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, क्या है 181, ठीक है ना। कुछ निकलेगा ही नहीं इसके अंदर, रुक नहीं है, ओके। चेक करें कुछ गलती तो नहीं है, 5 -3 और -5, 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। रिलेशन निकालना है, ठीक है। अभी जो सम किया फिर तो वैसे नहीं रहेगा हमारे पास, तो समझो कि इस पॉइंट को अपन a नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को अपने b नाम दे देते हैं, ठीक है। और बना लेते हैं एक लाइन, ओके। a की वैल्यू क्या है 3,6 और b की वैल्यू क्या है -3,4, और ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस, इसको अपन p नाम दे देते हैं। इक्वी डिस्टेंस आया मतलब दोनों का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस निकालना इक्वी डिस्टेंस का है, तो यहाँ तो हम सेक्शन फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकते, सीधी सीधी बात है, सेक्शन फॉर्मूला का कुछ मीनिंग नहीं बनेगा, वैल्यू थोड़ी निकाल दी अपने को, हमें रिलेशन निकालना है x और y का, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो AP और PB इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं PA = PB, ठीक है, ओके। डिस्टेंस है तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ओके। पहले PA पे ध्यान दे देते हैं, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y, x2 क्या है x, x1 क्या है 3, y2 क्या है y, x - 3 होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे बनेगा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी a - b का फॉर्मूला बनेगा होल स्क्वायर का, y स्क्वायर -2 a की जगह y, b की जगह 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब उस तरफ वाला पॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ पर PB है, तो अब इसको मैं ले लेती हूँ x1 y1, पेन का कलर चेंज होगा इस पे ध्यान दे देना, इसको मैं ले लेती हूँ x2 y2, फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारे पास, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। अच्छा, x1 minus x2 लिखो या x2 minus x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी पावर में 2 है, स्क्वायर है, तो माइनस प्लस का चेंज आता है, वो तो स्क्वायर में से चला जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे x2 minus x1 लिख दिया, मैंने x1 minus x2 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर में स्क्वायर है, इसलिए आंसर हमेशा सेम है। चलिए x1 minus x2, x1 is x minus x2 is minus 3, y1 is y minus 4 whole square। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस कर दो यहीं पर, तो मैं यहाँ पे प्लस ले लेती हूँ, पॉइंट क्लियर हो गया आपको ना। अब यहाँ पे बनेगा हमारा a plus b whole square, so that is a square plus 2 a b, ये b का मतलब ये है 3 plus 3 का स्क्वायर, यहाँ पे y minus 4, तो a minus b whole square। ठीक है, y minus 4 is y का स्क्वायर minus 2, a की जगह y, b की जगह 4 प्लस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो चैप्टर 7 वाले काम होते हैं वो लंबे बहुत होते हैं, होते इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बट लंबे बहुत होते हैं। अच्छा, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है ना, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मैंने निकाल देना है। ठीक है, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर जो लिखते जा रहे हैं अपन, माइनस 2 3 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर 2 6 12y प्लस 12y प्लस 36 is equals to x square 2 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, सेम आया था यहाँ पे। ओके, हाँ, साइन का डिफरेंस प्लस y स्क्वायर 2 4 8 प्लस 16, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, जब इक्वल टू में सेम साइन होती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, y स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, माइनस 6x प्लस 9 माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16। ये वाले सारे टर्म इस तरफ ले लेते अपने, माइनस 6x प्लस 9 माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x माइनस 9 माइनस 8y का प्लस 8y हो गया माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, ओके। अब x वाले टर्म दो हैं, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 12x, y वाले टर्म माइनस 12y प्लस 8y, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 बचेगा, माइनस 4y 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 कितना हुआ 45, 45 में से 16 है, नहीं 45 यहाँ पे है। अच्छा, 9 9 कैंसिल कर लेते ना आपने, ये 9 और ये 9 कैंसिल, प्लस माइनस है ना। ठीक है, तो क्या बचा 36 माइनस 16, तो प्लस 20 या का आंसर। ठीक है, हो सकता है कि अब इसमें कॉमन ही निकालो, कि 4 का टेबल लगता है तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
डन, क्लियर। ठीक है, रिलेशन बोला था ना बेटा, रिलेशन बोला था ना, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेशन बनता है। सेक्शन फॉर्मूला से अगर कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, जैसे पहले में कोऑर्डिनेट x की मिसिंग थी ना, तो कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर रिलेशन निकालना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज की जाते हैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी यूर ट्रायंगल इनवर्टेड एक्सप्रेशन। ओके, एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए। अब देखो, जैसे हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं ना 2 3 5, जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस जो है ना वो प्राइम में काम होते हैं, प्राइम नंबर्स, उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई एक्सपांशन नहीं हो, कुछ नहीं होगा, तो अब क्या करें? तो अब इसके पास एक ही रास्ता है कि हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रैशनलाइज कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर ना कोई एक, मैम आप ऐसी कोई चीज बताओ तो जो हर बार वैलिड ही हो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सम टू सम, ध्यान देना, ये डिपेंड है सम टू सम। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी एक चीज बता दो और वो सब फॉर्मूला सब क्वेश्चन में अवेलेबल हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए आपको सम के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये साइन इज द प्राइम नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो कुछ नहीं कर सकती मैं इसके अंदर, तो मैं इसका रैशनलाइज कर लेती हूँ। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज मतलब क्या होता है? नीचे के नंबर को साइन चेंज करके आप लिखो। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ध्यान देना बच्चों, मैंने ऊपर को नहीं लिखा है, बहुत से बच्चे समझे कि ऊपर को ऊपर से लिखना ना, नीचे वाले नंबर को साइन चेंज करके लिखना है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको लगेगा कि मैम क्या ही है, सेम तो आ गया। चलो यहाँ पे तो 1 प्लस साइन ए है, कोई और नंबर होता है, कोई और टर्म होता, तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि ऊपर वाला लिखना है, तो आपका पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है ना। तो नीचे वाले को हमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिखना है। रूट रहेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दो बार आ गया, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख दूं, है ना। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। क्या करूँ? चलो लिख देती हूँ ऐसे। अब देखो यहाँ पे तो ये तो हुआ a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है। आया फिर, सो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है? 1 माइनस b की जगह साइन स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके बेटा, अब सुनना ध्यान से, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखो क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये a इज अ थीटा एंगल, तो उस जगह पे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट में लिख देती हूँ मैं। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसको मैंने अलग अलग लिख दिया। अब आप देखो, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। निकालना क्या है? देखो, सेक ए प्लस टेन ए निकल गया। कैसे? देखो, ये कॉस को ना दोनों के नीचे अलग अलग इंडिविजुअल एलसीएम ले लो, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए।
1 बाय कॉस क्या होता है सेक, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, विच इज इक्वल टू RHS। ओके, वही निकालना था, वो चीज आ गई, करना आसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the zeros of the quadratic polynomial or the following and verify the relationship between the zeros and the coefficient। क्या है 6x square minus 3 minus 7x, है ना। चलो पहले तो उसको अच्छे से लिख दो क्योंकि ये फॉर्म सही नहीं है। 6x square minus 7x minus 3 ये लिखना होगा ना अपने को, ओके, इज इक्वल्स टू 0। पहले करेंगे फैक्टराइजेशन अपन, ओके, तो बोला फाइंड द जीरोस, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 3 का क्या होता है 18। अब 18 कैसे फैक्टर निकालो जो अपने को 7 दे, 2 9 से 18 होता है और 9 माइनस 2 7 मिलेगा, 9 माइनस 2 7 मिलेगा, आगे बढ़ा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे अपन 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2, तो पहले लिखेंगे 9x माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, मैंने पहले बताया ना इन दोनों साइन का मर्ज होता है, चार टर्म आ गए, दो दो का ग्रुप ले लिया हमने, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 3 और x कॉमन निकलेगा, तो क्या रहेगा 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा कुछ भी नहीं कॉमन, तो 1 आ गया, तो 2x माइनस 3, so 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट और 3x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आ गई 3/2, ठीक है, 3 माइनस का वहां पे गया और वो नीचे चला गया, ठीक है, नीचे आ गया, और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें आ गई, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a को हम अल्फा आप सपोज करें, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब कहा गया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, पहला वेरिफिकेशन क्या आएगा सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। अच्छा एक और चीज होगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू माइनस 3, ठीक है ना, c की वैल्यू माइनस 3, b की वैल्यू माइनस 7 और c की a की वैल्यू 6, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अप्लाई करने में हेल्प हो जाएगा ना, तो अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है माइनस 1/3, माइनस बी क्या है माइनस 7 और ए क्या है 6, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6, एलसीएम ले ले, कैसे लेंगे एलसीएम अपने, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 3 2 जा 6, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा क्या है हमारे पास d/2 और बीटा क्या है माइनस 1/3, सी क्या है माइनस 3 और ए क्या है 6, ठीक है। देखो ये 3 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस 1/2,
यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, क्या बचेगा -1/2। आगे दोनों सेम, वेरीफाइड। ओके, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है अच्छे से? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख पा रहे हो मैंने आपको हर वैरायटी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको लाइक खुद भी अगर कुछ प्रैक्टिस करना हो तो यू कैन प्रैक्टिस अप, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको आराम से। तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day, ठीक है, कॉटेज मतलब छोटी सी इंडस्ट्री है और वो पोट्री मिट्टी के बर्तन जो है वो हर दिन बनाती है कुछ स्पेसिफिकली नंबर्स। Now, it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Cost जो है, ठीक है, वो जितने भी आर्टिकल बना रहे हैं ना उनसे उनका 2 गुना प्लस 3 रुपए और जोड़ दो। जैसे कि अगर पूरे दिन में वो 10 आर्टिकल बनाते हैं तो 10 आर्टिकल का आपको करना है 2 गुना, तो कितने होंगे 20, 20 में 3 रुपए और ऐड करो 23, मतलब कि जो कॉस्ट है, ठीक है, हर आर्टिकल का कॉस्ट है वो कितना है 23 रुपए है। पॉइंट समझ में कैसे वो कैलकुलेट करना है। If the total cost of production on that day, एक कोई दिन है जिसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज हुआ है, तो उस पर्टिकुलर डे में उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो 90 रुपीज था। तो हमें बताना है कि कितना आर्टिकल उसने बनाया था, हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो सपोज कर लेते हैं नेट let the number of particles be x, okay। So क्या बोल रहा है यहाँ पे, it was observed in particular day the cost of production, okay, अब cost of production क्या है, cost of production of each article, क्या बोल रहा है, was 3 more twice the number of articles, number of articles कितने हैं x, x का क्या करना है twice करना है और 3 रुपए और ज्यादा जोड़ देने हैं, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब टोटल कितना बनेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो दैट इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स into cost of each article। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 2x + 3। टोटल पैसे कितने हैं 90 रुपए, ओके। बन गई इक्वेशन। सो 90 = x × 2x क्या हो जाएगा 2x² + x × 3 कितना हो जाएगा 3x। सो देयरफॉर 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है। अब करते हैं हम स्प्लिटिंग मेथड। क्या बना अपना 2x² + 3x - 90 = 0। 90 × 2 कितना होगा 180, ठीक है। 180 के फैक्टर्स निकालने हैं, हमें 3 मिलना चाहिए। 2 90s 2 45s 5 9s 3 3s 3 1। जब नंबर का लंबा है 180 और डिफरेंस हमें से 3 चाहिए तो टेबल पे दिमाग में रहेगी नहीं, तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं और ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोशिश करूं 2 2 4 4 5 20 3 3 9 20 - 9 करोगे तो 11 मिलेगा, हमें 3 चाहिए, तो ये ग्रुप सही नहीं है। दूसरा ग्रुप क्या बना सकते हैं हम लोग 2 2 4 4 3 12 और 5 3 15 12
-15 3 बचा ना, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप फैक्टर्स का सही था। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस ग्रेटर नंबर कौन सा है 15 प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ओके, क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो गया 2x प्लस 15, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 6, तो क्या आएगा 2x प्लस 15, ठीक है। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट बना, 2x प्लस 15 दूसरा ब्रैकेट, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 6, और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -15/2। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, x इज नंबर ऑफ आर्टिकल, नेगेटिव का नंबर ऑफ आर्टिकल कहां से हुए, तो टोटल आर्टिकल्स कितने हुए, सो 10 टोटल आर्टिकल 6 हो गए, एंड क्या पूछा गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है 2x प्लस 3 है ना, 2x की जगह पे 6 लगा दो, 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो एक आर्टिकल उनको पड़ता है 15 रुपए में। डन बेटा, क्लियर, चलते हैं आगे। Now, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Okay. एक क्यूब है हमारे पास, और इसमें से अभी हम लोग एक हेमिस्फीयर कट करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने हेमिस्फीयर कट कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, depression is cut off from one face of the diameter of L of the hemisphere is equal to, अब ये जो डायमीटर रहेगा, ये जो हेमिस्फीयर का डायमीटर रहेगा, तो समझो कि ये हमारा क्यूब है और इसमें से हमने हेमिस्फीयर काटा, ठीक है। तो ये जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वही साइड होगा क्यूब का विच इज L। तो हेमिस्फीयर के लिए जो डायमीटर है वो L, और क्यूब के लिए जो साइड है वो भी L। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। अब जो बच गया ना उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो जो बच गया वो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, एक तो हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा हेमिस्फीयर कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड जब भी आए इसका मतलब ये है कि हमें इसका लगाना होगा टीएसी, ठीक है। तो टीएसी ऑफ क्यूब प्लस ये हेमिस्फीयर का पूरा कटआउट आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीएसी ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो ऊपरी हिस्सा होगा दोनों का सेम है ना, ठीक है। तो इसको हम निकाल देते हैं, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो टीएसी ऑफ क्यूब क्या होता है 6l², सीएसी ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसी होगा 2/3 2πr², 2πr², r क्या है यहाँ पे l/2 होगा बिकॉज, ठीक है, डायमीटर l है। माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr²।
6l square plus 2 pi l square upon 4 minus pi l square upon 4. ठीक है, पॉइंट को समझना नहीं. 6l square plus 2 pi l square upon 4 minus pi l square upon 4. अब बेटा देखो 2 pi यहाँ पे तो गिनी दो 1, मतलब 2 minus 1 कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, 2 pi l square upon 4 और pi l square upon 4 आगे 1 होगा, 2 minus 1 1 बचेगा. तो आंसर क्या है हमारे पास 6l square plus pi l square upon 4. ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे वो चीज कर सकते हो, आपने पहले फॉर्मूला लगा लो समझो. ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, आपको समझना है इस चीज को. जैसे कि यहाँ पे आप लगा रहे हो 2 pi r square माइनस एरिया सर्कल क्या होता है pi r square. तो 2 pi r square माइनस pi r square क्या बचेगा, pi r square ही बचेगा ना. ठीक है, और pi l r की जगह क्या था l square, तो क्या हो गया pi l square upon 4. कोई चीज आ गई ना. ठीक है, तो आप यहाँ से भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In a circle of radius 21 centimeter, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. कितना डिग्री है 60 डिग्री, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग chord. ओके, तो ये हमने chord बना दिया AB और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब की वाली चीजें निकालनी. ओके, सो माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है ना, यही हुआ. ठीक है, ये सर्कल हुआ, ये पूरा माइनर सेक्टर. ठीक है, बंदा बनाना है. ये सर्कल हो गया. ठीक है, ये माइनर सेक्टर. इस पूरे माइनर सेक्टर में से हम लोग ये ट्रायंगल निकाल देते हैं, तभी तो ये एरिया बचेगा. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो ये वाला पोर्शन बच गया. अब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. और ट्रायंगल कैसा है वो तो नहीं पता, तो एंगल कितना है 60. जब भी एंगल 60 हो मतलब ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका फॉर्मूला होता है √3/4 into साइड स्क्वायर. ठीक है, नाउ पाई रेडियस कितना है 21, थीटा कितना है 60 होल अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड कितना है 21. ओके, नाउ पाई 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, 61 जा 66. अपॉन 6. ठीक है, √3/4 ये कितना हो गया 441. ठीक है, पाई के लिए अपना लगाने की 20/7, so 22/7 into 441 upon 6 minus √3/4 into 441. Okay, 2 11s
2 3 जा 7 1 जा 7 6 जा 42 2 कैरी 3 जा, ठीक है 3 1 जा 3 21 जा, तो क्या बचा हमारे पास ओके 11 into 21 minus 3/4 into 441 11 21 132 होगा ओके कैलकुलेटर का थोड़ा यूज कर लेती हूँ 21 into 11 232 minus √3/4 ये आपका आंसर। मैं आपको √3 लगाने को बोलते तो लगा के हम आगे सॉल्व करते, अब इन्होंने किसी को बोला नहीं क्वेश्चन में तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है तो ये आंसर है हमारा -1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द गिवन APs 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स, ठीक है तो देखो A क्या है 0.6, D क्या होगा 1.7 minus 0.6 that is 1.1 और N कितना है 100, क्या निकालना है ऐसे का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास n/2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है यहाँ पे 100 टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह 100 लगा दिया, 2a की जगह क्या है 0.6 ओके और 100 minus 1 multiply by d 1.1 2 50 ये कितना होगा 1.2 99 into 1.1 99 into 1.1 108.9 प्लस कर लेते हैं इसका ना 1.2 ओके और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर कितना है सम ऑफ द 100 टर्म्स इज 5505, ठीक है इसी नंबर कुछ खास नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, now from the given pair of linear equations for the following problems find the solution by substituting the method solve करना है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, तो 5 साल पहले जैकोब की एज जो थी वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा, 5 साल पहले ये 5 साल बाद में है, ठीक है हेंस मतलब बाद में Jacob's age was 5 times the age of his son, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है वो बताएंगे, ठीक है तो सपोज कर लेते हैं let present age of Jacob is equals to x years and present age of his son is equals to y years. Now, according to question, क्या कह रहा है 5 साल बाद वाली, ठीक है आफ्टर 5 years
बना लेती हूँ। अब जैसे अभी आपकी एज समझो कि 15 साल है, 5 साल में कितनी हो जाएगी? 20 साल ना, 5 साल ऐड हो गया ना। तो आफ्टर 5 years जैकब्स एज क्या हो जाएगी? x प्लस 5 और सन्स एज क्या हो जाएगी? y प्लस 5। अब रिलेशन क्या बता रहा है कि 5 साल के बाद जैकब की एज जो है वो उसके बेटे के से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। जैकब की एज क्या है? x प्लस 5। ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल इज वॉज जब भी आया तो इक्वल टू, ठीक है, 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि y प्लस 5 डॉट डॉट डॉट। तो x प्लस 5 is equals to 3y, फिर से कंप्लीट किया, x plus 5 is equals to 3y plus 15, ठीक है। So x plus 5 minus 3y minus 15 equals to 0, ठीक है। Now x minus 3y plus 5 minus 15 minus 10 equals to 0, ये बना अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन बाद के 5 साल की। अब वो मैंने फिर से करना लिखी 5 years। अब 5 साल पहले, अब अभी आगे एज 15 है तो 5 साल पहले कितनी होगी? माइनस करोगे ना, कितना? 10 हो जाएगी। तो उस तरीके से जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? द जैकब्स एज वॉज आया, वॉज मतलब कि इक्वल टू 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई द एज ऑफ द सन। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गया। x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट। अब कोई भी इक्वेशन ले लो, जान कुछ इन्होंने सब्स्टिट्यूट बोला लंबा लंबा में। देखिए इक्वेशन 1, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं x को अकेला कर देती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए 10 भी वहां चला जाएगा और 3y भी वहां चला गया, तो क्या हो गया? प्लस 3y। अब substituting equation 3 in equation 2, इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 7y प्लस 30, पेज है देखेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी? 7 x माइनस 7y प्लस 30, x माइनस 7y प्लस 30, और हमने x को अकेला किया था ना, क्या है? 10 प्लस 3y, तो x की जगह पे लिखना है 10 प्लस 3y।
Okay, so 10 plus 3y minus 7y plus 30 equals to 0. 10 plus 30 40. 40 minus 4y is equals to 0. 40 is equals to 4y. 40 by 4 is equals to y. So y is equals to 10. आगे हमारे 10. अब x में निकालिए. क्या लिखेंगे हम लोग? Substituting y is equals to 10 in equation number 3. क्या equation number 3? X equals to 10 plus 3y. कितना आ गया? 40. तो लिखेंगे 10. Present age of Jacob is 40 years and present age of his son is 10 years. ठीक है? चलो next question. Prove that root 5 is irrational. अब देखो इसमें तो आपको डिटो जो भी है वो लर्निंग करना है मेथड को. ठीक है, तो हम सपोज करेंगे रूट 5 रैशनल है, इरेशनल नहीं है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट्स अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो सीधी सी बात है वो p/q फॉर्म में होता है. ठीक है, where q is not equals to 0. ठीक है, वो 0 नहीं है. as well as also HCF of p और q क्या आएगा? 1. ठीक है, हम ये मानते हैं कि दोनों का HCF 1 होगा. इसका मतलब कि दोनों कैसे नंबर से को प्राइम नंबर्स हैं. को प्राइम मतलब कि उसे 1 की टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता. ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं और इसको स्क्वायर करते हैं. इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1. स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1. रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d/q का होल स्क्वायर. तो 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. तो 5 q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. ठीक है, अब ये 5 समझो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे here 5 divides p square. So therefore 5 divides p also. अगर p square को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड ही कर लेगा. ठीक है, डन. ओके, नाउ अब अगर वो डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई तो नंबर से डिवाइड करेगा ना. ठीक है, सो लेट्स से p is equals to 5c. Here c is some integer. जैसे समझो कि 10 था तो 10 अगर 5 को डिवाइड कर तो 5 2 सा 10 ना, तो ये 2 आया. 25 है तो क्या होगा? 5 5 तो 25. 125 है तो क्या हो जाएगा? 5 3 सा 125. ठीक है, सॉरी 5 25 125. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे कोई ऊपर नंबर ले रहा है ना, नंबर क्या है वो नंबर को हम लोग सी सपोज कर रहे हैं. ठीक है, तो वी डोंट नो p क्या है. p 10 है, 25 है, 125 वो बता थोड़ी अपने को. ओके, इसके लिए अब p is equal to 5c. तो ये इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग इस वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं. Substituting b is equals to 5c in equation number 2. 5q square is equals to p square.
5 स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या हो जाएगा 5c होल स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर q square is equals to 25 upon 5 c square 1 जा 5 जा q square is equals to 5c square ठीक है। अब समझो कि ये 5 जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ आया तो q को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ऐसा हुआ ठीक है। सो हम लिखेंगे here 5 divides q square so therefore 5 divides q। अब देखो p को भी 5 डिवाइड कर रहा है q को भी 5 डिवाइड कर रहा है मतलब कि दोनों कॉमन फैक्टर क्या है 5। हमने क्या सपोज किया था कॉमन फैक्टर 1 सपोज किया था ठीक है जो हमारी गलती थी तो हम लिखेंगे यहाँ पर so therefore HCF of p and q is equals to 5 which contradicts our assumption जो हमने assume किया ना उसके तो बिल्कुल opposite है। So therefore our assumption is false and root 5 is an irrational number। ठीक है बेटा तो आपको ये एज इट इज ही लर्न करना है। यहाँ पे रूट 5 आता है रूट 7 आता है रूट 3 आता है बस खाली वो ये जो वैल्यूज है ना ठीक है ये वाली खाली वैल्यूज जो है वो बदल दी जाएंगी बाकी तो पूरा एज इट इज है और कुछ चेंज नहीं है। बस यहाँ पे 5 5 है वहाँ पे 3 3 3 लिख देना अगर रूट 3 आता है तो रूट 7 आता है तो जहाँ पे 5 5 वहाँ पे 7 7 7 लिख देना और कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है ठीक है। तो इसको एज इट इज आप लर्न कर लो ओके। चलिए prove the following identity where the angle involved is an acute ठीक है। So sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta LHS हमें tan theta में करना है इसको। यहाँ पे sin theta ऊपर ऊपर कॉमन निकाल दो साफ साफ दिख रहा है मेरे को तो 1 minus 2 sin square theta आ गया ठीक है अपॉन में यहाँ पे cos थीटा कॉमन निकाल देती हूँ क्या हो जाएगा 2 cos square थीटा माइनस। अब देखा जाए अपने को तो sin अपॉन cos tan तो आ ही गया बट द पॉइंट इज कि ये ब्रैकेट को कैसे में निकाल रहे हैं वो सोचना पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ी सी हमें ट्रिक यूज करनी पड़ जाएगी। हम ना 1 की जगह पर लगा देते हैं आइडेंटिटी। अब अपने को पता है that is sin square theta plus cos square theta equals to 1 होता है तो हमने 1 की जगह पे वो लगा दिया उसकी फॉर्मूला और ये minus 2 sin square theta LHS क्या हो गया sin square theta plus cos square theta is equals to 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा cos थीटा यहाँ पर भी सेम हम कर लेंगे माइनस की साइन है इसलिए थोड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ठीक है ना sin थीटा देखो बेटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा तो माइनस sin थीटा बचेगा ना अभी कुछ नहीं तो 1 तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 ओके। तो अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पे क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस cos square theta sin theta cos square theta minus sin square theta upon
cos थीटा, अब देखो अभी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, काट लिया, क्या बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इजी था। बस आपको ये वाली ट्रिक जो है ना, ये वाली आपको ध्यान में आनी चाहिए कि इसकी जगह पे लिखना है ये आइडेंटिटी। ओके, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर ये नहीं पता चला तो सब में ढूंढते रहे करना क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। रिचल, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with 2 cones attached its 2 ends. Okay, so दो कोण चुका दिए अपन ने। The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. मॉडल का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। अब अगर मैं 1.5 नहीं लिखना, 1.5, और ये पूरा लेंथ कितना है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये कोन की जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। ठीक है, हम लोगों को एयर निकालना है। एयर वॉल्यूम का ऐसा है कि पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, now volume of cylinder is what, pi r square h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 pi r square h। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने पहले डिटेल्स लिख देते हैं। now सिलेंडर जिसके लिए रेडियस कितना है 3/2, और सिलेंडर की हाइट क्या होगी। अब देखो बेटा, सिलेंडर की हाइट तो खाली इतनी है ना, तो इसमें से ये 2 और ये 2 काट लो तो 4 कट गए, तो सिलेंडर की हाइट जो होगा वो 12 - 4 तो कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, बात करते हैं अपन कोन की, तो रेडियस दोनों का ही सेम है। कोन के लिए हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। अगर वो दोनों की हाइट अलग अलग है तो इसको h1 ले लेते हैं, इसको h2 ले लेते हैं, ताकि दिक्कत नहीं, रेडियस सेम ही है। तो सिलेंडर का h1 लिया ना, इसको h1 और इसको h2 ले लेते हैं। ओके, अब देखो पाई r स्क्वायर h1 प्लस 2/3 पाई r स्क्वायर h2। पाई r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, h1 प्लस 2/3 h2। 5 की वैल्यू 22/7 बोली गई है, 22/7। रेडियस कितना है 3/2, h1 कितना है 8 और h2 2 कितना है 2। ठीक है ना, कोन की हाइट। ओके, नाउ 2 1 2 11 कितना बचा 33/7, 2 2 4 4/3। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ध्यान देना है और कुछ।
33/7, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 8 to 8 3 is 24, 24 plus 4 whole upon 3, 33/7, 28/3, 3 ones are 3 11s are 7 ones are 7 4s are 11 into 4 कितना बचा 44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर इस पूरे मॉडल में अवेलेबल है। दैट्स इट। ठीक है, now from a solid cylinder whose height is 6.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है और इसमें से हम लोग कोन को निकाल रहे हैं। ठीक है, कट आउट कर लेते हैं हम लोग। टोटल हाइट की जो टोटल सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर क्या हो गया रेडियस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, total surface area of remaining solid is what, TAC of सिलेंडर, क्योंकि वो सॉलिड में है। जब भी सॉलिड वर्ड आया तो सिलेंडर मतलब कोई किसी का भी तो टीए से निकाल देना, प्लस कैविटी किसकी है, कोन की है, जिसकी कैविटी होती है उसका सीए से लगा देने का, और ऊपर वाला दोनों का सेम है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल। क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस कोन का क्या हो जाएगा सी ए से पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कोन का हमें एल है, एल का हमारे पास है नहीं तो फिर निकालना होगा एल। क्या होता है L square is equals to R square plus X square, 0.7 whole square plus 2.4 whole square, 0.7 मतलब कि 0.49 2.4 that is 5.76, दोनों को प्लस कर लेते हैं 6.25 L स्क्वायर, तो L क्या हो जाएगा 6.25 का रूट, तो ये रहेगा हमारे पास 2.5। ठीक है, क्योंकि देखो 6.25 तो 625 अपॉन 100 होगा, 625 25 अपॉन 10 कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो वैल्यूज लगा देते हैं। पाई सब में तो सेम ही है और रेडियस भी सेम है ना, तो पाई और रेडियस कॉमन निकाल देते हैं। क्या रहेगा मेरे पास 2, यहाँ पे h प्लस आर, यहाँ पे पाया निकल गया l, पाया निकल गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में आर निकल गया, खाली आर बचेगा। ठीक है, इससे क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ज्यादा लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाई की जगह पे 22/7, आर कितना है 0.7,
h कितना है 2.4 प्लस 0.7, ठीक है, प्लस l कितना था 2.5 माइनस r कितना है 0.7, 1 जा 0.1, 22 into 0.1, okay, 2.4 plus 0.7, 3.1, 3.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मैं साथ साथ 6.2, तो ये पूरा मिला के आया 6.2 प्लस 2.5 माइनस 0.7, 22 into 0.1 कितना रहेगा 2.2, इसको प्लस कर ले जाए 6.2 प्लस 2.5 माइनस 0.7 कितना रहेगा 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.2 के साथ, कितना रहेगा 17.6, ठीक है, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा आंसर है। डन बेटा, क्लियर। इसमें आपको ये चीज देखनी है, देखो कैलकुलेशन तो आपको ध्यान से करना है, उसमें तो कोई दोहराना है नहीं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला कैसे लगानी है ना वो आपको मेन ध्यान देना है। जब भी सॉलिड वर्ड आता है ना आप ध्यान देना, उसका जिस भी ऑब्जेक्ट का सॉलिड वर्ड आया तो आप लगाओगे टीएस, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये टावर है, तो मेरी कार यहाँ पर है, ठीक है। ये आदमी यहां से लेकर इस कार को देख रहा है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, which is approaching towards the foot, foot की तरफ आ रही है, मतलब कि टावर की तरफ आ रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to 60। 6 सेकंड के बाद समझो ये कार जो है वो, ठीक है, यहाँ पे आ गई और तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो यहां से लेकर यहां तक का उसका 6 सेकंड का टाइम लगा। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। डन, पॉइंट क्लियर हुआ। चलो ऐसा नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी। चलो तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग ए बी सी, इसको एच ले लेते हैं हाइट ऑफ द टावर को, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी क्या लगाएंगे अपन, 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या है बीसी। 10 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू एच अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा 10 30, हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट अपॉन बेस कितना है बीडी, बेस क्या है बीडी, ये कितना है 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बीडी। तो बीडी इज इक्वल्स टू √3 into h, ठीक है। अब बीडी पे ध्यान दो, तो बीडी जो है वो कैसे मिलके बना है, बीसी प्लस सीडी से मिलके बना है। तो बीडी की जगह मैं बीसी प्लस सीडी लिख दूं, बीसी लोग को पता है h/√3 लगा सकते हैं। इसको वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो CD इज इक्वल्स टू √3h माइनस h/√3, ठीक है।
तो CD इज इक्वल्स टू H कॉमन निकाल देते हैं 1√3 माइनस 1/√3 √3 to √3 3 3 minus 1/√3 2/√3 ठीक है ये H की वैल्यू आई है ना CD को कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं तो BC के कितना टाइम लगेगा ध्यान देना यहाँ पर CD को कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं तो BC को कवर करने में कितना टाइम लगेगा ओके इसको x ले लेते हैं अभी के लिए तो क्या हो गया x into CD is equals to 6 into BC x into CD क्या है H 2/√3 is equals to 6 BC क्या है BC H/√3 बेटा ध्यान देना यहाँ पर H कैंसिल हो गया √3 कैंसिल हो गया क्या बचा x into 2 is equals to 6/2 कितना आ गया 3 सेकंड्स ठीक है ये था हमारा गेट टाइमिंग x यहाँ ठीक है तो देयरफॉर BC को कवर करने के लिए कितना लगा उसको 3 सेकंड्स का टाइम लगा ठीक है क्लियर हुआ कंपेयर क्लियर हुआ CD को कवर करने में अगर 6 सेकंड लगता है तो BC को कवर करने में कितना टाइम लग गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बेटा देखो a 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building ये कुछ 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है उसे कुछ दूरी पर एक लड़का जो है वो खड़ा हुआ है 1.5 मीटर लंबा The angle of elevation from his eyes to the top of the building इसकी आंखों से ये बिल्डिंग के टॉप की तरफ अगर आप देखो तो the angle of elevation from his eyes on the top of the building increases from 60 to 30 to 60 as he walk towards the building. Okay. समझो पहले वो यहाँ पर था अब अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो एंगल चेंज हो जा रहा है पहले कितना एंगल बन रहा था उसका 30 फिर कितना बना उसका 60 तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया ना वो अपने को निकालना है ठीक है चलो बेटा ध्यान दो सबसे पहली बात ये टोटल हाइट कितनी है 30 उसमें से 1.5 वाली हाइट निकाल दो तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो 30 में से 1 गया 29 में से 5 और गए तो 28.5 तो ये जो हाइट बन रही है ये हाइट कितनी बनी 28.5 ये नामकरण कर लेते हैं A B C और D चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग ट्रायंगल लेना और तो कुछ नहीं बस मेन ये था कि माइनस कर दो माइनस करते हैं तो हम पूरी पूरी हाइट ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर ठीक है तो पहले ले लेते हैं ट्रायंगल A B C क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री is equals to height 28.5 divided by BC. Okay, tan 60 is what √3. √3 is equals to 28.5 upon BC. So BC is equals to 28.5 divided by √3. ठीक है अब आगे तो कुछ करना है नहीं कर देगा सॉल्व इसको चलो कर देते हैं रूट है ना नीचे
तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 into root 3 upon 3, 3 9s are 27.15, कितना है 9.5 into root 3, ठीक है, ये आ गया BC। चलो now triangle ABD, now triangle ABD में 1030 हाइट कितना है भाई 28.5 और ये कितना हो गया BD, ये आता है 1/√3 28.5, BD आप देखो तो BC प्लस CD, तो BC प्लस CD इज इक्वल्स टू 28.5 into √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, BC कितना है 9.5 into √3, तो CD is equals to 28.5 √3 minus 9.5 √3, so CD is equals to 28.5 minus 9.5, कितना बचा 19 √3, CD निकालना है, आ जा CD कितना मीटर वो चला, √3 लगा दो तो वो भी चल जाएगा, √3 के साथ कर दो तो 1.73 वैल्यू आती है, तो CD is equals to 19 into 1.73, तो आपको मिलेगा 32.87 मीटर जितना वो डिस्टेंस चला। ओके बेटा, डन, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और आपके और कोई सजेशंस हैं या कुछ भी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ और नीड है तो बताइए, या आपको कोई स्पेशल चैप्टर है या कुछ भी आपको हो आप मुझे बताइए, तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा परीक्षा की तैयारी करवाती जाऊँ। आप तब तक इसको सॉल्व कर लीजिए और तब तक मैं कमेंट का वेट करूंगी, आप जो मुझे कमेंट करिए उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाती जाऊंगी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग और इस बार अच्छे से हमें एग्जाम पास करना है। बाय बाय, टेक केयर।